नमस्कार बच्चों, कैसा लग रहा है घटी का प्रकरण? बहुत अच्छा लगा होगा। संस्कृत में हमने समय सीखा। आज हम नया टॉपिक बच्चों सीखने जा रहे हैं, समास। सबसे पहले जाने समास क्या है। इससे पहले हम देखेंगे बच्चों, संधि जब हमने की थी तो संधि की थी हमने वर्णों में, स्वर और व्यंजनों को मिलाया था। वहां पर वर्ण मिलाकर एक शब्द बनाया गया था। आज जब हम बात करेंगे वहां शब्दों को, और शब्दों को संस्कृत में कहते हैं पद। तो पदों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाएगा, यानी अनेक पदों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाएगा। तो वहां जहां पर हम इस तरह का कार्य करेंगे वहां हम समास करेंगे। समास शब्द को देखते हैं हम कि समास शब्द किससे बना हुआ है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घ्यय प्रत्यय करने पर यह समास बना हुआ है हमारा। अर्थात कि अच्छे प्रकार से शब्दों का अच्छे प्रकार से ठीक क्रम में, पीछे पीछे जो भी शब्द है उनमें ठीक प्रकार से उनको जमा कर लिखना, तो वो कहलाता है सम अस प्लस घ्यय धातु से ये जो बन गया समास हमारा, वो ऐसे ही बना। एक उदाहरण देखते हैं हम बच्चों, इसको और अच्छे से समझने के लिए। जैसे मैंने हिंदी में कहा सीता का पति, वैसे हम सबको पता है सीता के पति राम है, पर यहाँ हम जनरल बात करें कि सीता का पति, तो हिंदी में ये एक शब्द है। अब इसे हम चूंकि यो तो संस्कृत में यूज नहीं कर सकते, हम इसका संस्कृत ट्रांसलेशन करेंगे तो सीता का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, शब्द बनेगा सीता यहाँ, और पति इकारांत पुल्लिंग है तो पति। तो शब्द बनकर आया हमारे पास में सीताया पति। अब देखिए ये सीताया पति जो अलग अलग दो पद हैं, ये दोनों पद यहाँ विग्रह है। संधि में जब अलग पद होते हैं तो विच्छेद कहलाते हैं, समास में अलग पद होते हैं उन्हें विग्रह कहते हैं। ये दोनों पद अभी विग्रह में, जब हम इन्हें एक करेंगे तो विभक्ति, इनके बीच में जो षष्ठी विभक्ति है उसका लोप कर देंगे। तो सीता या पति में से षष्ठी हटाएंगे और शब्द बनेगा सीतापति, यानी सीता का पति। मतलब शॉर्ट शब्द हो गया, लेकिन भाव वही रहा, अर्थ वही रहा, अर्थ में वहां परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घ्यय प्रत्यय करके जो इसका भाव अर्थ आ रहा है वो आ रहा है संक्षिप्तीकरण। मतलब शब्दों को, कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देना, संक्षिप्तीकरण कर देना। आते हैं इसके भेद के बारे में। इसके समास के बच्चों 4 प्रकार के भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास में हम कर्मधारय और द्विगु देखते हैं। अभी हमारे सिलेबस में ये चारों समास है तो हम इन्हीं की बात करेंगे। अब पहला समास बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अवयवी, द्वंद्व। लेकिन हम इसमें पहला सबसे पहले अवयवी भाव को देखें बच्चों। जैसे कि समास, जैसे संधि 2 पदों में होती थी, वैसे समास भी यहाँ 2 या अनेक जो भी पद है वो है। तो हम अवयवी भाव समास में बात कर रहे हैं कि यहाँ 2 पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो जहाँ प्रथम पद, जिसे आपको पता है, मैंने बताया हुआ पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद, जहाँ पूर्व पद की प्रधानता हो, यानी फर्स्ट पद के अनुसार ही, फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग उसको जाना जाए, वो होगा अवयवी भाव समास। जहां पर दूसरे पद की प्रमुखता हो, दूसरे के अकॉर्डिंग जाना जाए, दूसरे के अनुसार कोई कार्य किया जाए, वो होगा तत्पुरुष समास। और जहां पर द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई। अब झगड़ा लड़ाई अकेले तो कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, उसे लड़ने के लिए 1 से 2 व्यक्ति तो चाहिए। तो 2 या अनेक व्यक्ति जहां पर होंगे वहां पर, अब लड़ने वाला ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति लड़ेगा दूसरा पिटता ही रहेगा, दोनों बराबर के भी टक्कर वाले होंगे। तो दोनों बराबर के होंगे, दोनों कमजोर होंगे, जो भी होगा वो उनकी लड़ाई का रिजल्ट बाद में हम डिक्लेयर करेंगे। अभी हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि इनकी कैपेसिटी, इनकी पावर तो सेम है, यानी इस व्यक्ति का अपना अपना पूरा अस्तित्व है, इस व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, और होए तो इसका भी अपना पूरा अस्तित्व है। तो कितने ही व्यक्ति हों वहां पर, जो भी व्यक्ति होंगे उनका सबकी अपनी इंपॉर्टेंस होंगी, तो अपना अपना अस्तित्व होगा, यानी कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अवयवी भाव में फर्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट था, तत्पुरुष में सेकंड पर्सन इंपॉर्टेंट था, लेकिन द्वंद्व में सब जो भी होंगे वो सब बराबर होंगे। इन तीनों का ही उल्टा, कि जहां पर कोई वैल्यू किसी की नहीं हो, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के अर्थ ले जाए, वो शब्द, वो होगा हमारा बहुब्रीहि समास। आते हैं हम आगे बच्चों, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम सबसे पहले आज पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष शब्द का हम जब तोड़ेंगे, यानी तत्पुरुष है, उस पुरुष को, सपुरुष है, मतलब हम किसी पुरुष को बुला रहे हैं, तो आप देखेंगे वहां पर पुरुष ही आएगा। एक और उदाहरण से देखते हैं। राजा का पुरुष, संस्कृत करेंगे राज्य पुरुष है। जब हम कहते हैं राज्य पुरुष आने हैं, यानी राजा का जो पुरुष है, इसका हिंदी अर्थ होता है सैनिक। राजा का पुरुष कौन है? सैनिक है। तो सैनिक को बुलाओ, तो उस पुरुष को बुलाएंगे तो वो सैनिक आएगा, ना कि राजा।
तो ज्वाइंट किया तो राज्य पुरुष बना, और जब हम राजपुरुष बना, और जब इसको विग्रह किया तो राज्य पुरुष बना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब बुलाया राजपुरुष को बुलाया तो वहां पर पुरुष शब्द यानी द्वितीय पद ही आ रहा है, न कि प्रथम पद यानी राजा नहीं आ रहा है, पहली बात। तो इसलिए यानी दूसरा पद यहाँ प्रमुख होगा। अब बात करते हैं इस समास के बच्चों 3 भेद है हमारे सिलेबस में, चूंकि ये एक भेद लगा हुआ है विभक्ति तत्पुरुष, तो हम इसी को देखेंगे। विभक्ति आप सभी को पता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो यहाँ द्वितीय से सप्तमी तक जो भी विभक्तियों का हम प्रयोग करेंगे वो इस तत्पुरुष समास में आएगी। द्वितीय का प्रयोग होगा तो जो विभक्ति होगी उस विभक्ति का हम वहां पर लोप करेंगे। विग्रह में तो विभक्ति आ जाएगी, विग्रह में तो विभक्ति आएगी, पर जैसे ही हम उसको समास करेंगे तो विभक्ति का लोप यानी उसको हटा देंगे। पर समास का नाम क्या होगा? द्वितीय होगी तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, ऐसे ही उस समास का हम नामकरण करेंगे। ये बात हमने क्लियर की थी। यहाँ उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद की विभक्ति का से इसको नाम से जाना जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया द्वितीय, तत्पुरुष आदि। इसे आगे हम और अच्छे से देखेंगे बच्चों। उससे पहले हम इसके द्वितीय के कुछ उदाहरणों को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आएंगे हम तत्पुरुष समास को देखने के लिए। मैंने कुछ उदाहरण आपके लिए लिखे हैं। द्वितीय से तत्पुरुष सप्तमी तक के कुछ उदाहरण हैं। जैसे ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं आपके सामने बच्चों। इस शब्द को पहले वाला हम देखें तो द्वितीय का उदाहरण है कृष्णम आश्रित है, यानी कृष्ण के आश्रित कोई व्यक्ति है। आप सुनिएगा, हिंदी अर्थ में हमें के सुनाई दे रहा है। के कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति है, लेकिन हमें यहाँ पर इस नियम में आश्रित शब्द को एक कारण द्वितीय विभक्ति करनी पड़ी। तो ये आश्रित शब्द के साथ आने वाले शब्दों में हमें रटना होगा इसको कि द्वितीय विभक्ति होगी, तो हमें आश्रित शब्द है तो द्वितीय विभक्ति लगानी। कृष्ण में आश्रित है, हिंदी अर्थ कृष्ण के आश्रित, और जब ज्वाइंट किया तो यहाँ अम में जो द्वितीय विभक्ति थी उसका लोप किया, सीधा सा कृष्ण आ गया हमारा। कृष्ण प्लस आश्रित शब्द हमारे पास आया है, कृष्ण प्लस आश्रित। अब चूंकि यहाँ पर हमें संधि की आवश्यकता बच्चों होगी ही होगी। कृष्ण में ए है और ए आ यहाँ, ए और आ मिलाकर हमेशा दीर्घ संधि होती है, तो आ ही आना है, इसलिए कृष्ण और आ मिलाकर क्या बन गया? कृष्णाश्रित है। तो हमने ज्वाइंट वर्ड क्या लिख दिया यहाँ पर? कृष्णाश्रित है। ठीक है, शब्द ये श्री वाला श्री है, कहीं दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको पुनः लिख देती हूँ एक बार। कृष्णः श्रित है, कृष्णः श्रित है। इसके बाद आता है बच्चों अगला शब्द है हरिणा त्रात है, यानी हरि से किसी हरि के द्वारा रक्षा की जा रही है, हरि से बचना या इस तरह से अर्थ है। तो हरिणा, हरि शब्द की तृतीय एक वचन यही होता है। तो हरिणा त्रात किया हमने और तृतीय विभक्ति आ रही है तो इसका नाम हो गया तृतीय तत्पुरुष, और यहाँ से तृतीय का लोप किया, शब्द क्या बना? हरि त्रात है। अगला शब्द है मदेन शून्य। मद यानी होता है किसी प्रकार का घमंड, किसी भी प्रकार का। अब जैसे आप देखते हैं बहुत पैसे वाले लोग होते हैं तो पैसों का घमंड, बहुत सुंदर होते हैं तो सुंदरता का घमंड, कई होते हैं जो विद्वान हो जाते हैं, कुछ ज्यादा सीख जाते हैं तो उनको अपनी विद्या का ही घमंड आ जाता है। लेकिन हमें विद्या का कभी घमंड नहीं करना है, ये बात अच्छे से जीवन में उतारना बच्चों। तो यानी जो व्यक्ति जिसको ना विद्या का घमंड है, ना सुंदरता का घमंड है, ना रुपए पैसे का घमंड है, जो न्यूट्रल है, मतलब खुशी में खुश नहीं है, दुख में दुख नहीं है, किसी प्रकार का उसमें कोई ऐसा भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति हम कहेंगे मदेन शून्य। मद से शून्य, तो मद इसमें तृतीय विभक्ति आई है, मद पुल्लिंग शब्द है इसलिए एन लगाया हमने, राम के अकॉर्डिंग बनाया और मद शून्य बना। ऐसे अगला शब्द है गवे हितम, यानी गायों के, गाय के लिए हित, गाय का किसी ने हित देखा, हम गो चारा वगैरह करते हैं वो किस लिए करते हैं? गायों के हित के लिए। अब गो शब्द की जब चतुर्थी विभक्ति करते हैं तो वहां शब्द आता है बच्चों गवे। आप सोच रहे होंगे यहाँ रामम के अकॉर्डिंग चला, यहाँ राम के अकॉर्डिंग चला, गवे। अब जो अलग अलग शब्द होंगे वो अलग अलग चलेंगे। यहाँ हरि आप सबको पता है तृतीय विभक्ति हरि इकारांत पुल्लिंग के अकॉर्डिंग था, तो गो शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में गवे शब्द बनता है, इसलिए गवे हितम यानी गाय का हित, और गो शब्द को हमने लिया इसका और गो हितम बनाया। आगे आप सभी स्कूल जाते पढ़ने, स्कूल को हिंदी में कहते हैं पाठशाला, लेकिन पाठशाला का मीनिंग क्या था? यानी पाठ पढ़ने की कोई जगह, कोई स्थान, शाला। तो पाठ के लिए, पढ़ने के लिए, पाठ के लिए तो पाठाय रामाय, पाठाय शाला, पाठाय शाला, ये अलग अलग है।
पाठशाला और ज्वाइंट किया, चतुर्थी विभक्ति आय का लोप किया और शब्द बना पाठशाला। ऐसे ही वृक्षात पतित है, वृक्ष से गिरा हुआ, क्या है? पत्ता, फूल, पुष्प, फल, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति भी गिर सकता है, कोई भी जो कि पेड़ से गिर गया है, तो वृक्षात पतित है। आज पंचमी विभक्ति का लोप किया, सीधा सा वृक्ष लिया और शब्द क्या बन गया? वृक्ष पतित है। ये बात पुनः दोहरान कर दूं, जहां जहां जिस विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वही वही समास का नाम है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष और यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष। एक और चीज बच्चों, ये जो शब्द है, इन शब्दों के कारण इनमें कुछ शब्दों में तो अपने आप ही अर्थ आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, कुछ में नहीं आ रहे हैं, तो हमें इनको यों का त्यों ही रट लेना है, इनका कभी कोई चेंज नहीं होगा। आप नहीं जहां पे समझ पाते तो इनको एज इट ऐसे ही रट भी सकते हैं। दुखात मुक्त है, कोई व्यक्ति है दुख से मुक्त हो गया है, किसी भी प्रकार का उसके दुख था, कोई बीमार होता है स्वस्थ हो जाता है तो दुख से मुक्त हो गया, उसका बीमारी दुख थी, या जिसका जो भी दुख है वो दुख था, तो दुख से मुक्त होना, तो दुखात मुक्त अलग हो गया, पंचमी विभक्ति आ गई, तो दुखात में आत का अगेन हमने लोप किया और दुख मुक्त शब्द बन गया। एक चीज और, जहां पीछे विग्रह में अंतिम वाले पद में बच्चों जो विभक्ति जो शब्द लिखा हुआ है वो एज इट आएगा, वहां हमें चेंज नहीं करना, हमें पहले वाले पद की विभक्ति हटानी है, ठीक है। अगला शब्द है पत्यु दर्शनम। पति शब्द षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति एक वचन पत्यु होता है। पति के दर्शन, सीता माँ जब रावण के पास में थी तो उनकी एक ही अभिलाषा थी अपने पति राम के दर्शन करना, तो पत्यु दर्शन, पति के दर्शन। पति के शब्द में यहाँ षष्ठी आ रही है, हमने पत्यु लगाया, पत्यु दर्शनम जब जोड़ा तो पति शब्द की षष्ठी विभक्ति का लोप किया, मूल शब्द पति ले आए और बन गया पति दर्शनम। ऐसे ही तप से वन है, सीता माँ अगेन तपस्या करने के लिए वन में चली गई है, आ गई थी लेकिन क्या करें वापस से भेज दिया हमारे राम जी के यहाँ, कुछ प्रजाजन ऐसे ही मिले, तो सीता माँ तपस्वी जीवन जीने के लिए वन में चली गई हैं। तो वन को लिए जो तापस्वी जीवन है, तपस्या का जो वन है, तपस्या शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर रूप अब की बार आकारांत स्त्रीलिंग की तरह नहीं चल रहे हैं, अलग से चल रहे हैं, तो वहां षष्ठी विभक्ति में तप से शब्द ऐसे बनता है, तप से है वनम यानी तपस्या का वन, और जब ज्वाइंट करेंगे तो बनेगा तप है। तप है मूल शब्द, यहाँ पर ऊपर से तप है हमने लिया और तपो वन है। फिर देखेंगे तप है प्लस वन को यहाँ पर विसर्गता उतु संधि करके हमने तपोवनम किया है। आगे शब्द आ रहा है बच्चों न्याय पंडित है। न्याय में सप्तमी विभक्ति आ गई है, ये षष्ठी विभक्ति थी, ये षष्ठी विभक्ति षष्ठी तत्पुरुष। न्याय पंडित है यानी कोई व्यक्ति है जो कि न्याय में पंडित है। अब न्याय में पंडित न्यायाधीश ही जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है जो न्याय करना जानता हो, तो न्याय में पंडित है, निपुण है, अर्थात न्याय पंडित है। शास्त्रेषु पंडित है, जो शास्त्रों में जो पढ़ने लिखने के ग्रंथ, वेद, ऋग्वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक सॉरी, इन सबको यानी हमारे जो ग्रंथ है उन्हें पढ़ने में कोई व्यक्ति निपुण है। जरूर नहीं है कि सभी वेद ही पढ़े, किसी भी फील्ड में जिसको जो शास्त्र का ज्ञान आता है वही उसका शास्त्र है, तो जो शास्त्रों में निपुण है वो शास्त्र पंडित है। ऐसे अभी आप सभी बहुत सीरियल देख रहे होंगे महाभारत, और उसमें आता है ध्रुत कीड़ा। ध्रुत कीड़ा के अंदर जो हमारे युधिष्ठिर वगैरह हैं हार गए, अपना राज्य सब कुछ हार गए, क्योंकि वहां जो हमारे दुर्योधन के मामा शकुनी है वो किस में निपुण है, पासा जो गेम है उनका अक्षेशु सोंड है, यानी वो ध्रुत कीड़ा के उसमें निपुण थे, तो वहां शब्द है अक्षेशु सोंड है और हम शब्द बनाते हैं अक्ष सोंड है। अब इसे हम यहाँ तक बच्चों हमने हमारा पूरा तत्पुरुष समास देखा, द्वितीय तृतीय चतुर्थी जहां जो विभक्ति आई वही विभक्ति लिख के तत्पुरुष कर देना है। अब अगर हमें सिंपल सा बच्चों जॉइंट को तोड़ना है, तोड़ने को जोड़ना है आए तो हम इस तरह ही करेंगे, पर हमारे इनके जैसे मिलते जुलते शब्द आ जाए, परीक्षा में एग्जाम्पल आ जाए और हमें समास करवाया जाए तो हम वाक्य की स्थिति को देखकर करेंगे। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, विद्या समम चक्षु नास्ति। हिंदी अर्थ है विद्या के समान चक्षु यानी आंखें नहीं है, सच में नहीं है। अंधा व्यक्ति अंधा तो है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं वो आंखें होते हुए भी अंधा कहा गया है। तो विद्या के समान हिंदी अर्थ आ रहा है बच्चों विद्या के समान। विद्या आकारांत स्त्रीलिंग, तो सीता आ की तरह, लता आ की तरह चलेगा, तो विद्याया शब्द बनना चाहिए। पर अगला शब्द आया समम, और आपको याद होगा जब हमने उपद विभक्ति की हुई थी
तब हमने आपको बताया था स साकम समम सार्धम, जहां भी सहित शब्द हो, जहां भी साथ का अर्थ हो, वहां पर षष्ठी की जगह हमें तृतीय विभक्ति लगानी होती है। इस कारण से विद्या के समान, हिंदी अर्थ तो विद्या के समान ही है, लेकिन हम लगाएंगे तृतीय विभक्ति, तो विद्याया की जगह हम ले आएंगे विद्या। ठीक है, विद्या और समम जो था वो समम लिख दिया। विद्या समम चक्षु नास्ति, अगर ये आता तो ये करना, ये आता तो ये करना। एक और उदाहरण हमने यहाँ लिखा है बच्चों, स तत्व ज्ञानम जानाति, वह तत्वों के ज्ञान को, तत्व के ज्ञान को जानता है। तत्व यानी किसी, कोई भी मैटर है, कोई किसान है तो वो खेती का तत्व है, उसके लिए खेती करना, किसान फसल जोतना, वो उसके तत्वों को जानता है। कोई इंजीनियर है, वो बिल्डिंग बनाना, उसका नक्शा, उसको क्या बनाना, उसका तत्व को जानता है। कोई डॉक्टर है, उसको बीमारी पता है। कोई टीचर है, उसको अपने स्टूडेंट का पढ़ाने का पता है। कोई मजदूर है, उसे मकान में कैसे सामान का प्रयोग करना उसे वो पता है। दर्जी है, उसे कितना कपड़ा सिलने में लगाना उसे पता है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना काम है और अपना अपना उसका तत्व हो गया। अब एक तत्व का ज्ञान हम यहाँ नहीं करें, ऐसे शब्द जहां पर हमें पता चले कि एक तत्व नहीं, हम बहुत सारे तत्वों को भी अर्थ करें तो ज्यादा आसानी से अर्थ होगा। तो हम षष्ठी विभक्ति का अर्थ तो लेंगे, लेकिन अब की बार बहुवचन में। तत्व का ज्ञान न कहकर अगर हम ये कहें तत्वों का ज्ञान, तो तत्वों में सारे तत्व आ जाएंगे। तो तत्वों का ज्ञान, रामस्य रामयो रामाणाम, तत्वस्य तत्वयो तत्वानाम, तो तत्वानाम ज्ञानम। अब अगला शब्द आ गया षष्ठी व्यक्ति, यहां भी षष्ठी करी है, शब्द की स्थिति के अनुसार हमने तत्व ज्ञानम को किया है तत्वानाम ज्ञानम, तत्वों का ज्ञान। स तत्वानाम ज्ञानम जानाति, विग्रह आ जाए तो हमें ज्वाइंट करना है, ज्वाइंट आए तो हमें विग्रह करना है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा तत्पुरुष समास कंप्लीट होता है। और आपको ये समास में ये जो उदाहरण दिए गए इन्हें अच्छे से लिखना है, जॉइंट को तोड़कर, तोड़े हुए को जॉइंट करके। इससे आगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।